यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका, यहाँ पर यूपीपीसीएस का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट है, यहाँ यूपीपीसीएस का, और हम लोग टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं, ठीक है। देखो तीसरा देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 यहाँ से कवर करेंगे 77 क्वेश्चन से। एक बात आपको याद रखना है, तीसरा पेपर हम लोग कर रहे हैं, 5वां कर चुके हैं, ठीक, 7वां भी पेपर कर चुके हैं, ठीक है। और जिनके बीच के पेपर हैं, जैसे कि चौथा सी सेट का, जो यहाँ पर छठा आएगा वो भी सी सेट का है, जो करीब 8वां आएगा वो भी सी सेट का ही है, ठीक है। तो जो 9वां पेपर आएगा, जो भी आगे पेपर आएगा, मैं पूरी लिस्ट आपको बता दूंगा कौन कौन सा कैसा पेपर है। तो तीसरा पेपर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे पूरे आगे वाले पेपर पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर से 77 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले महाजनपदों की राजनीतिक संरचना के संबंध में विचार करना है, किसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से देखते हैं, ये बोला है नगर महाजनपदों के सामाजिक राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। पहली बात क्या है, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। सेकेंड बात है, कुछ महाजनपदों में स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा रचित या गठित सेनाएं उन पर निर्भर होती थी। सेकेंड बात सही है, क्योंकि राजनीतिक संरचना इनकी विशेषता थी कि जैसी किलेबंद राजधानियाँ, ठीक है, संसाधन को जुटाना, सेनाएं और नौकरशाही तंत्र होना, प्रशासनिक विविधता होना, ये यहाँ पर इनकी क्या थी, कुछ विशेषताएं होती थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ से 77 का बी, 77 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 78 नंबर है। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित है 78 में बताना है। आंसर हो जाएगा, एक तो देखो महावीर क्या हुआ, महावीर यहाँ पर कठोर तपस्या और त्याग का विश्वास करना था, ठीक है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने आध्यात्मिक प्रगति के मूल रूप से कठोर तप और अहिंसा पर बल दिया था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के संपत्ति का त्याग किया और घोर तपस्या की थी, ठीक है। तो क्या होगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है बुद्ध में यहाँ पर व्यवहारिक नैतिकता और अनुभवजन बोध पर बल दिया था, करेक्ट है, और आध्यात्मिक चिंतन का खंडन किया था। मखली गौसल ये विश्वास के न जो भाग में विश्वास करते थे स्वेच्छा से न करना। आंसर हो जाएगा, तीनों करेक्ट है, 78 का सभी आंसर हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन 79 नंबर, प्राचीन भारत में धार्मिक सुधारों के संबंध में कौन सा यहाँ पर चारवाक दर्शन का सबसे सटीक वर्णन करता है, चारवाक दर्शन का सबसे सटीक वर्णन करता है कौन, आंसर हो जाएगा 79 का सी करेक्ट आंसर, मरणोपरांत जीवन का खंडन और आत्मा की अस्वीकृति, ठीक है। चारवाक परंपरा भौतिकवादी थी, ठीक है, और इसके अंतर्गत परलोक आत्मा कर्म का खंडन किया और कर्मकांडों को अस्वीकार किया था, जिसमें यह सुधारवादी दर्शन अद्वितीय बन गया था, जिसमें कठोर त्याग का धर्मोपदेश नहीं दिया गया था, बल्कि वर्तमान जीवन में तर्कसंगत जीवन की भौतिक सुखों पर भोग जोड़ दिया गया था, क्योंकि मरणोपरांत कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता है। आंसर 79 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर, मौर्य साम्राज्य के विघटन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था सहित यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र अप्रभावी होने से दूरस्थ जो प्रांत थे, दूरस्थ प्रांतों प्रभावी नियंत्रण कमजोर हो गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है विशाल स्थायी सेना बनाए रखने के लिए आर्थिक बोझ को साम्राज्य के वित्तीय स्थिति का दबाव बढ़ा था। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक विशाल सेना प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और धीरे धीरे आधार और राजस्व प्रणाली के माध्यम से बढ़ते व्यय की पूर्ति करना असंभव हो गया था, जिससे साम्राज्य के गंभीर आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। 1 2 दोनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 80 का आंसर 1 और 2 करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 81, 81 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत क्या लिखा है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत देख लेता हूँ, भारत में इंडो यूनानी जो भाव थे उसके संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। इंडो यूनानी शासक ने भारतीय धार्मिक परिदृश्य को आत्मसात किया, ठीक है, जैसा कि मेनेंडर द्वारा बौद्ध धर्म में अपनाने से स्पष्ट होता है। पहली बात 81 का क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बात है, सेकंड बोला इसमें कि जो बैक्टीरिया से प्राप्त इंडो यूनानी लेखों में केवल सैन्य घटनाओं को लेकर धार्मिक आदान प्रदान का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इस काल में अभिलेखों ने न केवल युद्ध के राजनीतिक घटनाओं का विवरण, बल्कि यहाँ पर धार्मिक जो अंतःक्रिया थी उसका भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें इंडो यूनानी दूतों ने उनके द्वारा भारतीय धार्मिक अनुष्ठान शामिल होने जैसे उदाहरण का विवरण दिया गया है, और साथ ही शासकों द्वारा बौद्ध और धर्म वैष्णववाद जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय धर्म से व्यक्तिगत संबद्धता का भी विवरण देखा गया है। तो आंसर क्या होगा, 1 सिर्फ करेक्ट है यहाँ से। 82 नंबर है, 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने
शक शासकों को पराजित किया और उत्तर पश्चिम भारत में अपना शासन स्थापित किया था। आंसर क्या होगा? 82 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कुषाण सही आंसर होगा। ठीक है, कुषाण जी ने यू इची के नाम से भी जाना जाता था और वह समूह था जिसने शक शासकों को पराजित किया और फिर उत्तर पश्चिम भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, शक और जो पल्लव वंश थे उसने विजय प्राप्त करने के बाद कुषाणों के मत एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक क्षेत्रों में शामिल करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इस वंश का सबसे उल्लेखनीय शासक कनिष्क ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और मध्य एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप के साथ एकीकृत किया था। ठीक है, आगे आते हैं 82 का सी। 83 नंबर, मुर्तल काल जो मुर्तल भारत था उसमें श्रेणियों को गल्ड के संबंध में विचार करना है। श्रेणियों क्या लिखा है? गिल्ड है ना, गिल्ड लिखा हुआ है। मुर्तल भारत में श्रेणियों को गिल्ड के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, देखते हैं पहला होगा यहाँ से श्रेणियाँ वस्तुओं की कीमतों में गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी। पहली बात। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड बात है, ये बैंकिंग संस्थाओं के रूप में काम करते थे। सेकंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा क्या होगा? ये प्रत्येक शिल्पी श्रेणी का नेतृत्व सृष्टि नामक प्रमुख करता था। तीसरी बात गलत होगी। तीसरी बात करेक्ट होगी, गलत नहीं है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट है कि मौर्य जो भारत में श्रेणियां निष्पक्ष व्यापार बनाए रखने के लिए वस्तुओं की कीमतों और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी, जनता से जमा स्वीकार करती थी और ब्याज प्रदान करके बैंकिंग संस्थाओं के रूप में काम करती थी। आंसर क्या होगा? 83 का डी करेक्ट है सभी यहाँ से। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखते हैं 84 नंबर है, मुर्तल काल के दौरान भारत रोमन व्यापार के संबंध में विचार करना है कि कितने से कितनी वस्तुएं रोमन साम्राज्य द्वारा वस्तुतः मुख्यतः भारत में आयात की जाती थी। देखो, भारत में आयात की जाती थी कौन सा? एक तो यहाँ से हो जाएगा मसाले। ठीक है, दूसरा आपको हो जाएगा मलमल और उत्तम वस्त्र, तो इसके हो गए, और बहुमूल्य रत्न और हाथी के दांत। सोना चांदी इसमें से नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 84 का बी करेक्ट है। 85 नंबर है, सूची 2 को मैच करते हैं। प्राचीन बंदर का आधुनिक स्थान कौन सा होगा? 85। पहली बात है ताम्रलिप्ति क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद मुजरिस आपका हो जाएगा क्या? ये एक आपका हो जाएगा मुजरिस को केरल। अरिका मेडू आपका हो जाएगा सिकाफोर तमिलनाडु। सोपारा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सोपारा महाराष्ट्र के उत्तर भाग में वसई के समीप अवस्थित है, जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों वाला एक प्राचीन पत्थर नगर है। आंसर क्या होगा? एक करेक्ट है। 86 नंबर आते हैं। से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक आर्य के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ऋग्वेद में हत्या शब्द का बार बार उल्लेख किया गया है। 86 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, आर्य लोग दासों और दासियों के प्रति समान रूप से शत्रुतापूर्ण थे। दोनों को स्वदेशी और गैर आर्य जनजातियां माना जाता था। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर दूसरी ओर दासों का उल्लेख प्राचीन ईरानी ग्रंथों में से भी मिलता है, जो ये दर्शाता है कि वे प्रारंभिक कार्यों की एक शाखा रहे होंगे। उदाहरण के लिए ऋग्वैदिक राजा दिवोदास का नाम दास है। आर्य वस्तुओं की तुलना में दासों के प्रति कम सहिष्णुतापूर्ण थे। करेक्ट आंसर 86 का एक करेक्ट है। 87 नंबर 87। ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा यहाँ से इसमें से सही बताना है। देखो, पहला बोला है क्या कि यहाँ पर जो क्या बोला है, क्या लिखा है इसमें? कुछ वर्ड मिस हो गए, प्रिंट दस्युं लिखा है ना। दस्य राजा जो थे, इनका युग पुरुषणी नदी पर हुआ था। युग इनका जो था पुरुषणी नदी पर हुआ था। ठीक है, इनका, हाँ ठीक है, पहला क्या होगा? 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है,
युद्ध लिखा होगा यहाँ पर, ये युद्ध जो है जो 10 राजा थे जो, उनमें युद्ध पुरुषला नदी पर हुआ था। पहला क्या होगा, पहला करेक्ट है। सेकंड बात, यहाँ से ऋग्वेदिक में प्रयुक्त शब्द अयस लोहे को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि आर्यों को लौह धातु का विज्ञान का ज्ञान था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि ऋग्वेदिक शब्द अयस का अर्थ होता है तांबा या कांसा। हालांकि ये आर्यों में धातु विज्ञान की कुछ समझ को दर्शाता है, लेकिन प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में लोहे का उपयोग अभी तक नहीं हुआ था। लोहे के औजारों को हथियार का ज्ञान और व्यापक उपयोग उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ था। तीसरा है, ऋग्वेदिक में गविष्टि शब्द भूमि की खोज को संदर्भित करता है। तीसरी बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि गविष्टि शब्द ऋग्वेद में बार बार आता है और इसका अर्थ गायों की खोज या संघर्ष से होगा। ठीक है, और यह प्रयोग आर्यों के पशुचारण और अर्थव्यवस्था में प्रकाश डालता था, जहां मवेशी धन का प्राथमिक स्रोत था और अक्सर विवादों के कारण बने रहता था। आंसर सही पूछा तो केवल एक। 88 नंबर आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है? सही सुमेलित है यज्ञ और उद्देश्य और विशेषता इसके हिसाब से। 88 में पहला यहाँ से हो जाएगा, ये अश्वमेघ राजा सर्वोच्च शासक के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। पहली बात गलत है, क्योंकि अश्वमेघ एक अश्व की बलि संबंधी यज्ञ था, जिसका प्रयोग राजा द्वारा अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व का दावा करने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत एक अश्व को 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिन क्षेत्रों में अश्व बिना किसी प्रतिरोध से गुजरता था और उन पर राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है, पहला यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, राजसूय है ना, क्या है राजसूय? राजसूय क्या है? देखो, जो राजसूय है ये बोल रहा है कि अश्व बलि के माध्यम से क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रतीकात्मक दावा था। ये गलत होगी बात, क्योंकि राजसूय शाही अभिषेक समारोह था, जो अन्य समूहों और प्रमुख जागीरदारों के अधीनस्थ द्वारा राज्य के अधिकारों को औपचारिक समानता प्रदान करता था, और इसमें वैधता और आधिपत्य अनुष्ठान शामिल थे, जिनके साथ प्रायः संग्रह भी होता था। तीसरा, वाजपेयी जो होते थे, ये सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अनुष्ठानिक रूप से रथों की दौड़ होती थी। ये करेक्ट है, केवल तीसरा सही है। आंसर 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89, 89, ऋग्वेदिक काल के निम्नलिखित में से किसका चारागाह भूमि पर प्राधिकार था? ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से किसका चारागाह पर भूमि पर अधिकार था? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 89 का, ये वज्रपति सही आंसर होगा इसका। क्या होगा? वज्रपति इसका सही आंसर है। ठीक है, वह युद्ध के समूह का नेतृत्व करता था और कुलपों मतलब जो परिवार के मुखिया थे और ग्रामीणियों मतलब जो जनजातीय युद्ध नायक थे, उन दोनों का नेतृत्व करता था ये। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? ऋग्वेदिक काल में क्या लिखा है 90 नंबर में? सभा है ना। ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण राजनीतिक सभाओं के रूप में काम करती थी और महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति थी। पहली बात, 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति दोनों पर राजकुमारों और कुलीन वर्गों का प्रभुत्व हो गया था, जबकि वीरत पूर्ण रूप में अस्तित्व में विहीन हो गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से क्या एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 91। 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? शब्द और यहाँ पर इसके क्या रखे हैं? इसके क्या दे रखे हैं ये 91 में? शब्द और इनकी उपाधियाँ होंगी शायद। क्या है ये क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन है ना, विवरण। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भाई पहला एनआरडी। एनआरडी आपको जाएगा क्या? देखो, एनआरडी एक औपचारिक रूप से उपाधि थी, ठीक है, जो विशेष रूप से चोल और पांड्य शासकों द्वारा औपचारिक अनुष्ठानों के दौरान सेनाध्यक्षों को दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा आपका पहला करेक्ट है। सेकंड, वल्लाल क्या होते थे? वल्लाल कृषक समृद्ध थे। ठीक है, ये भी बात सही है। कैडसियार कृषि श्रमिक महिलाएं होती थी, करेक्ट है। चौथा, पुलैन पशु चर्म पर कार्य करने वाले कारीगर होते थे, चौथी बात भी करेक्ट है। ठीक है, जो रस्सी और पशु चर्म से चारपाई
का निर्माण करते थे। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 1 2 3 4 डी करेक्ट है। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है कृति और लेखक के हिसाब से। ठीक है, पहला बोला है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जो है एक प्रसिद्ध नैतिक और दार्शनिक ग्रंथ है जिसकी रचना महान तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर ने की थी। पहला सही है। अगला सिलप्पाधिकारम। देखो सिलप्पाधिकारम तमिल साहित्य में 5 महान महाकाव्यों में से एक है, किंतु इसकी रचना इलंगो अधिगल द्वारा की गई थी। इलंगो अधिगल ये हो जाएंगे, तो गलत हो गया क्योंकि मैच नहीं कर रहा है सर, इधर आ गया। मणिमेखला की रचना सत्यनारायण ने की थी। तो ये दोनों गलत है क्योंकि अपोजिट मैच कर रहे हैं, सीधे मैच करने चाहिए सामने सामने, है ना। लेकिन आप अपने हिसाब से आंसर लिख लो कौन सा इसका सही होगा। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर पूछा सही कौन सा, केवल एक करेक्ट है। 93 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ पर सही सुमेलित है। सही सुमेलित है 93 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो श्रेणी समूह और विवरण। वणिक, वणिक क्या होता था? व्यापारी और क्या थे? सौदागर, है ना, करेक्ट होगा। अगला वेल्लालर, ये कृषक होते थे, ये भी बात क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तीसरा अरसर, अरसर क्या होता था? शासक वर्ग होता था। तीनों बातें यहाँ से क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3 डी करेक्ट है। 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ कालिदास द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा। कालिदास द्वारा लिखी गई जो है ये, इनमें से आपकी मेघदूत, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश। मर्चकटिक में नहीं होगा क्योंकि मर्चकटिक में छोटी मिट्टी की गाड़ी शूद्रक द्वारा रचित 10 अंकों का संस्कृत नाटक होगा। ठीक है, 1 2 4 करेक्ट आंसर बी। 95 नंबर 95, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक में काल में जो क्या लिखा है, माज मतलब समाज, है ना। उत्तर वैदिक काल में जो समाज था उनके 4 वर्णों अर्थात ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गई थी। पहली बात 95 का स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की लोकसभा में भागीदारी बढ़ी थी और पुरुषों में समान दर्जा था। ये बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली थी, इसकी दिन की अच्छी नहीं थी, है ना। और सार्वजनिक सभा में भागीदारी सीमित हो गई थी और विवाह के बाद उन्हें पति के साथ ही रहना था, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में महिलाओं को दोष के रूप में भी दर्शाया गया, जिन्हें जुआ या मत के रूप में समान बताया गया था। ठीक है, 1 सिर्फ करेक्ट है। 96 नंबर है, सूची दो को मैच करना महाजनपद और इसकी राजधानी कैपिटल कौन सी है। 96 पहला कौशल, कौशल कब हो जाएगा? श्रावस्ती, अवंती, अवंती का क्या होगा? उज्जैन। गंधार, गंधार का क्या होगा? तक्षशिला। मल्ल का क्या होगा? कुशीनगर। करेक्ट आंसर यहाँ से 96 का ए करेक्ट है। 97 नंबर है, मगध के शासक और उसकी उपलब्धि के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। बिंबिसार ने अंग को विजित किया और था और गंधार चंपा को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया था। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है, 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, महापद्मनंद ने कलिंग का विलय किया और एक विशाल स्थायी सेना रखी थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, दोनों बातें सही है। 97 का आंसर ए करेक्ट है। 98 नंबर है, मौर्य साम्राज्य में जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके संबंध में विचार करना है। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था धर्मस्थ न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाते थे। पहली बात 98 का स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर राजा का न्याय सर्वोच्च अधिकारी और धर्म का रक्षक बनाता था, यद्यपि अपराध कम थे परंतु मामलों में निपटारा पंच द्वारा किया जाता था और अंततः अपील का अधिकार राजा के पास रहता था। ठीक है, धर्मस्थ क्या थे? न्यायाधीश थे और जिनका न्याय सुनिश्चित करना था। सेकेंड बात है, प्रदेश स्त्री अपराधियों के दमन हेतु उत्तरदायी थे, ये भी बात करेक्ट है। और मौर्य काल में दंड केवल जुर्माना या कारावास तक सीमित नहीं था, ठीक है, बल्कि इसमें अंग भंग मतलब शारीरिक दंड और मृत्युदंड जैसी कठोर सजा भी शामिल थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सही है। 98 का ए करेक्ट है। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जेम्स प्रिंसेप ने बाह्य लिपि का एक अभिलेख को पढ़ा जिसमें देवनाम्पी पियदस्सी नामक राजा का उल्लेख था, जिसे बाद में अशोक के रूप में पहचाना गया था। पहली बात 99 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकेंड, लघु शिलालेख 1 में उल्लिखित है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। सेकेंड बात क्या होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, बल्कि लघु शिलालेख पे 1 में उल्लिखित है कि वे 2.5 वर्षों के उपासक थे
और इससे सिद्ध होता था कि बौद्ध धर्म को अपनाना एक क्रमिक प्रक्रिया थी, ना कि तत्कालिक परिवर्तन था। ठीक है, 1 करेक्ट है, सेकंड गलत होगा। क्वेश्चन 100 है, दक्षिण भारत की मेगालिथिक कल्चर जो है, संस्कृति, इसके संबंध में विचार करना है। सभी मेगालिथिक संवधों में समान लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। पहली बात क्या होगी, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है, सही है। जैसे कि यहाँ पर इसमें औजारों में तीर, अग्रभाग, खंजर, हल, ये सब प्राप्त हुए थे। सेकेंड बात है, मेगालिथिक संवधानों में दक्षिण भारत में पहली बार लौह वस्तुएं प्राप्त हुई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा 100 का। 101 नंबर क्वेश्चन है, कुषाणों के संबंध में विचार करना है। यहाँ पर कुषाण लिखा है, ठीक है, कौन सा सही है। कुषाणों के प्रथम प्रमुख शासक कुजुल कैटफिश ने शक काल की शुरुआत की थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि कुजुल कैटफिश ने इस वंश की नींव रखी, लेकिन इस युग की शुरुआत संभवतः कनिष्क के सिंहासन रोहण 78 ईस्वी के समय में हुई थी, तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड, कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, ओनली 2, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 102, शकों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। शकों ने युहुची को पराजित किया और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के पास उत्तर पश्चिमी भारत में क्रमिक रूप से बस गए थे। पहला क्या होगा, 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि शकों ने यू ची को पराजित नहीं किया था, वास्तव में वे यू ची के द्वारा पराजित हुए और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास बसने के लिए मजबूर हुए थे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड बात है, रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख प्रारंभिक भारत का पहला शाही अभिलेख बनाता है, जो संस्कृत में लिखा गया था। सेकंड बात करेक्ट है, ओनली 2, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। और ये राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के संस्कृत की बढ़ती जो प्रतिष्ठा थी उसको दर्शाता था। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर है, पार्थियन के संबंध में विचार करना है। पार्थियन ईरानी मूल के थे और शकों के साथ उनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। पहली बात 103 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ठीक है, सेकंड बात है, साहित्यिक स्रोतों के अनुसार पार्थियन शासक गोंडो फर्नेस का संबंध सेंट थॉमस से था, जिससे कथित रूप से शासक और उनके भाई को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों 103 का करेक्ट है, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, अभिकथन ने कारण सातवाहनों को पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान ही माना जाता है। 104 का पहला क्या होगा, 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सातवाहन अभिलेख में आंध्र नाम बार बार आता है, जो सातवाहनों और आंध्रों की समानता को प्रमाणित करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सातवाहन अभिलेख में आंध्र नाम नहीं मिलता। अभिलेखों के केवल सातवाहन शासकों का उल्लेख है, जबकि केवल पुराणों में आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया था। ओनली 1 करेक्ट होगा, दूसरा गलत है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 105 आते हैं, मध्यपाषाणकालीन गुफा चित्र कला के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। मध्यपाषाणकालीन गुफा चित्रकला में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। पहली बात, पहला क्या होगा, पहले यहां से हो जाएगा इसका स्टेटमेंट जो होगा 105 का करेक्ट है, सही है पहली बात। सेकंड बात है, पूर्व पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में चित्रकला का आकार बड़ा हुआ था या बड़ा हो गया था। सेकंड गलत है, क्योंकि चित्रकला का आकार उत्तर पूर्व पाषाण काल की तुलना में छोटा था, ना कि बड़ा। ठीक है, आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, 105 का है। 106 नंबर है, भीमबेटका क्या लिखा है, रॉक शेल्टर्स है ना, रॉक शेल्टर्स निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके बारे में बताना। देखो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, पहली बात यहाँ से भीमबेटका अधिकांश चित्रकलाएं मध्यपाषाण युग की थी, पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है, भीमबेटका विंध्याचल पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित और इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें क्या है, सही है। 106 का आंसर ये करेक्ट है। 107 नंबर है, अजंता की गुफा संख्या 9 तथा 10 में भित्ति चित्र किस युग से संबंधित है। ये किस युग से संबंधित थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का, ये संबंधित है
सुंग युग से, सुंग वंश या सुंग युग बोल सकते हो, इससे संबंधित होंगे। ठीक है। अजंता की गुफाएं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में ज्वालामुखी चट्टानों से बनाई गई थी। इसमें 30 गुफाओं का एक श्रृंखला है जो घोड़े की नाल के आकार में और यू के आकार का, और वे गुफाएं अपने उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी लोकप्रिय जानी जाती हैं, जिन्हें मौर्य पर साम्राज्य के शासनकाल में पूरा होने में लगभग 4 से 5 शताब्दी लगी थी। गुफा संख्या भित्ति चित्र 9 तथा 10 सुंग युग से संबंधित है, जबकि शेष गुप्त युग के हैं। क्वेश्चन 108, जहांगीर के संरक्षण में मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना कौन सी हो थी। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2019 में। ठीक है। देखना क्वेश्चन काफ़ी आसान था, और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक ऐसे पूछे थे, जो तमिलनाडु की जो बुक है ना, तमिलनाडु की जो बुक आती है हिस्ट्री की, बैक टू बैक क्वेश्चन ऐसे थे 3 कंटिन्यू। और उस टाइम पर मैंने तमिलनाडु की बुक बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पूरे फ्रेम किए थे। मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर तमिलनाडु की बुक आपके पास होगी तो आप देखो यहाँ से टॉपिक पे, और उसका पेपर रखना, या मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो 108 का जो क्वेश्चन आते हैं अपने इसके बारे में, इसमें देखो बोला कि इसकी चित्रकला की प्रमुख विशेषता कौन सी थी। आंसर हो जाएगा 108 का करेक्ट आंसर वनस्पति और जीव जंतु का प्राकृतिक चित्रण, इसका सही आंसर होगा 108 का बी। ठीक है। 109 आते हैं, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं वास्तुकला संबंधी शब्द और यहाँ पर इसके कुछ विवरण है। 109 नंबर, पहली बात, कलश, कलश लिखा है, हाँ कलश, कलश है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका शिखर के ऊपर चौड़े मुंह वाला सजावटी घड़ा तरह से। ठीक है। घड़ा या कलश बोलते हैं इसको। अगली बात यहाँ पर, छात्र क्या होता था, छत्र या छात्र, ये आपका स्तूप शीर्ष पर छत्राकार संरचना होती थी। ठीक है। चैत्य क्या होता था, चैत्र आपका एकत्र होकर पूजा करने का एक स्थान होता था, जहाँ पर पूजा करके हम लोग एकत्र करते हैं या प्रार्थना करते हैं। आगे डी, अन्य, यहाँ पर अर्धवृत्ताकार गुंबद। ठीक है। करेक्ट आंसर 109 का ए करेक्ट है। 110 नंबर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया था राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा। मोढेरा सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में शुरुआत में बनवाया गया था। आपसे बोलेगा 11वीं शताब्दी के अंत में बनवाया गया था ऐसा करके, तो ध्यान रखना सिर्फ 11वीं शताब्दी से काम नहीं चलेगा, इसके स्टार्टिंग और इसके अंत में, ये याद रखना है आपको। तो पहला क्या होगा, करेक्ट है, तो पहला क्या करेक्ट है, नहीं, हम लोग बात करें स्टेटमेंट के पहले, है ना, बाद में बताएंगे करेक्ट है नहीं। तो देखो यहाँ से जो पहली बात क्या हो जाएगी इसमें, जो हमने बताया आपको कि 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और ये मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कब 1026 ईस्वी में बनवाया गया था, और सोलंकी वंश चालुक्य वंश की एक शाखा थी। मंदिर के सामने एक बड़ा आयताकार सीढ़ीदार कुंड होता था स्थित था, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता था। वहाँ से लोग सूर्य नमस्कार करते थे, आज भी कहीं कहीं पर है, जैसे राजस्थान के कुछ जगह पे जाओगे आप तो मिलेगा, है ना, यूपी में भी कुछ जगह पे मंदिर ऐसा है, तो वहाँ पे है ऐसा। ठीक है। तो 110 का जो आंसर है डी करेक्ट है, राजा भीमदेव प्रथम। क्वेश्चन 111 आते हैं, तंजावुर के वर्देश्वर मंदिर के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, जानते हैं इसके बारे में। देखो तंजावुर का वर्देश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर प्रथम या राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको राजा चोल प्रथम द्वारा लगभग 1009 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है। यह मंदिर चोल वास्तुकला की सर्वोच्च उपलब्धि मनाता है, और इसे भारत में सबसे बड़े और ऊंचे मंदिरों में से एक है। इसका विमान लगभग 70 मीटर ऊंचा है, और इसके ऊपर एक गोलाकार एकास्म शिखर स्थित है। यह भारत का पहला मंदिर था जिसमें 2 विशाल गोपुरम मूल रूप से ही शामिल किए गए थे, जो चोल राजवंश की वास्तु नवाचार क्षमता को दर्शाते थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से 111 का सी करेक्ट आंसर है। 112 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। अशोक स्तंभ और एमेनियन स्तंभ, क्या लिखा है, अशोक स्तंभ और यहाँ पर है एकैमियन स्तंभ। ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, नोकैमियन स्तंभ में से नोकास्म एक पत्थर से बना संरचना थी जो अलंकरणों को सुसज्जित करती थी। पहली बात 112 का गलत है, क्यों, क्योंकि एकैमियन फारसी स्तंभ इसके विपरीत अनेक पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते हुए एकास्म नहीं थे। एकास्म मतलब सिर्फ एक ही पत्थर के डले हुए नहीं, वो कई पत्थरों से यहाँ पर मिलकर बनाए जाते थे। ठीक है, जोड़कर। सेकेंड बात है, मौर्यकालीन स्तंभ की सतह समानता चिकनी होती थी, जबकि फारसी स्तंभों की सतह धरियाँ या रेखाएं उकेरी जाती थी। ये बात करेक्ट हो जाएगी। 112 का बी केवल 2। 113 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है। सिंधु घाटी में मानव आकृतियां की टेराकोटा मृतिका
मूर्तियाँ कांस्य की पत्थर की मूर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी तथा परिष्कृत थी। 113 का पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि टेराकोटा की मूर्ति विशेष रूप से माता देवी की अपेक्षाकृत कम और परिष्कृत और अधिक साधारण होती थी। इसके विपरीत प्रसिद्ध कांस्य, डांसिंग गर्ल और स्टीलाइट में दाढ़ी वाले पुजारी जैसी मूर्तियां अधिक यथार्थवादी परिष्कृत मानी जाती थी। तो पहली बात यहां से गलत हो जाएगा। आगे सेकेंड बात है, यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, परंतु इससे बनी हुई मोहरों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि इनकी जैसी हाथी दांत, ठीक है, ये सब सामग्री के मोहर जैसे कि चर्ट, तांबा, फेयांस, स्वर्ण, इन सब की मोहरें मिली थी। ये बोला नहीं मिली थी तो गलत है। दोनों बातें गलत है। आंसर बी 113 का। आगे आते 114 नंबर, डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई थी? आंसर क्या होगा? 114 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य डांसिंग गर्ल की मूर्ति इस सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति में से एक थी। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और ये मूर्ति वर्ष 1926 में पुरातत्वविद अर्नेस्ट के मैके के नेतृत्व में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। यह आकृति लगभग 10.5 सेंटीमीटर या मान सकते हो 4.1 इंचेस लंबी थी और इसमें एक युवा लड़की को आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में दिखाया गया था। 114 का डी करेक्ट है। 115 नंबर है, देखते हैं 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं कर रहा है? कौन सुमेलित नहीं? 115 में आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ठीक है। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माँ थी, न कि इसकी पत्नी अलाउद्दीन की। गलत हो गया। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से मौर्य शासकों को उनकी शासनकाल के क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा दशरथ, ठीक है, उसके बाद आपका होगा संप्रति, उसके बाद आपका होगा सतधनवन, उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा बृहदस्त। करेक्ट आंसर ये होगा ए नंबर। क्वेश्चन 117, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? आगे देखते हैं। पहली बात यहां से धौलावीरा क्या लिखा है? हाँ, धौलावीरा नगर नियोजन में जल संरक्षण के लिए जलाशयों की अद्वितीय प्रणाली उपस्थित देखी गई थी या दिखती थी। 117 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, कालीबंगा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में हल से जोते गए कृषि खेतों को प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान हुए थे, ये प्रदान किए गए थे। सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है। 118 नंबर है, मौर्य प्रशासन के संबंध में विचार करना है। अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रह के लिए समाहर्ता के पद का उल्लेख मिलता है। 118 का पहला सही है। अशोक के अभिलेख नैतिक आचरण हेतु प्रसार धर्म मामात्मों की नियुक्ति का संकेत देता है। सेकंड भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर सी। 119, गुप्त काल में जारी किए गए स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था क्या? बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहते थे, क्या कहते थे सोचो आप, फिर बताता हूँ मैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का बी करेक्ट है, दिनार। क्या कहते थे? दिनार कहते थे इसको, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन कौन सा? 120 नंबर, ऋग्वेद में प्रयुक्त पदों के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही बता रहा है ये? ठीक है, सही बता रहा है। पहली बात, गोधूली शब्द का प्रयोग समय के साथ यहाँ पर माप के रूप में करते थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका 120 का करेक्ट हो जाएगा, पहली बात सही है। सेकंड बात है, गव्युति शब्द दूरी दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता था। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 120 का 1 और 2 ये करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 121 नंबर 121, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? 121 का आंसर हो जाएगा, ये दिया था सारनाथ। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित मृगदाय हिरण उद्यान में था, उसमें 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र के घुमाना कहा जाता था।
सी करेक्ट आंसर है। 122 योग दर्शन जो पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ के संयोग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर बल देता है, उसका प्रवर्तक कौन था? आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर, इसका प्रवर्तक हो जाएगा यहाँ से ये पतंजलि। ठीक है, पतंजलि इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 123। अजंता चित्रकला के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? बोला इसमें इन गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र और फ्रेस्को चित्र दोनों ही बने हैं, जिसमें टेम्पेरा शैली का प्रयोग किया गया है। पहली बात 123 का करेक्ट है। सेकंड है इनमें इसमें भावनाओं के हस्त मुद्राओं और पशुओं के भावपूर्ण चित्रण के माध्यम से भी इनको व्यक्त किया गया है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। अजंता के भित्ति चित्रों में प्रत्येक महिला की आकृति को एक अद्वितीय केश विन्यास के साथ दर्शाया गया, जो पात्रों के चित्रण में व्यक्तित्व के विस्तार को बताते हैं। इन चित्रों के सामान्य विषय में जातक कथाओं से लेकर बुद्ध के जीवन तक समावेशन किया गया है। इस चित्रकला में वनस्पति और खनिज रंगों का भी प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 124 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही सुमेलित है बताना है, लेखक और साहित्यिक स्रोत के हिसाब से इनके। ठीक है, देखो पहली बात है 124 में इसमें विशाख दत्त आपको हो जाएगा। विशाख दत्त मुद्राक्षस और देवीचंद्रम के चंद्रगुप्तम के लेखक हैं, न कि प्रियदर्शिका के। गलत हो गया। भास को स्वप्नवास दत्तम, स्वप्न में देखी गई वह सत्ता, पंचरात्र और उरुंग भंग की कहानी दर्शाई गई थी। ये बात भी गलत हो जाएगी, उत्तराम रामचरितम नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है तीसरा भवभूति स्वप्नवास दत्तम, ये बताई मैंने स्वप्न में इनकी थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी इनकी भी, तीनों गलत है। यहाँ से आंसर क्या होगा? कोई नहीं सही है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 124 हो गया 125। निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सुमेलित है सही? खुले मंच की प्रस्तुति, इसकी पारंपरिक क्या है और इसका राज्य। पहली बात है थेयम। थेयम क्या होगा? थेयम आपका हो जाएगा पहली बात इसमें आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा। थेयम केरल की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक शैली प्रदर्शन कला है, जिसे देवी देवताओं के साथ पूर्वजों की आत्माओं के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। गलत हो गया, केरल होगा। अगला भूतकोला। भूतकोला कर्नाटका, एकदम करेक्ट है। ठीक है, भूतकोला या कई जगह बूटा कोला भी बोलते हैं इसको, तटी कर्नाटक का क्षेत्र। तीसरा बुर्रा कथा, केरल। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में होगी, केरल में नहीं होगी। आपका पूछा कि सही कौन सा होगा, तो केवल 2 सही है, बी। आगे आते हैं क्वेश्चन 126 126। निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है? रंगमंची रूप, इसका राज्य कौन सा होगा? पहला कुडियाट्टम, केरला, एकदम करेक्ट है। इसका प्राचीन संस्कृत नाटक रूप है, जो पारंपरिक रूप से मंदिरों के अनुष्ठान को सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत करता है। स्वांग, मध्य प्रदेश। सेकंड क्या होगा? स्वांग जो है ये एक लोकप्रिय नाटक शैली है, जो मुख्य रूप से हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शित की जाती है, न कि मध्य प्रदेश में। माच, हरियाणा, ये बात भी गलत है, क्योंकि माच जो है मध्य प्रदेश का संगीत नाटक नृत्य है। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। 27 नंबर है। सूची को सूची 2 को मैच करने पुतली कला रूप और इसका राज्य क्या होगा 127 में। पहला बोला है गोयम्बेट्टा, गोम्बेट्टा जो हो जाएगा ये कर्नाटका की पारंपरिक कठपुतली कला है। सेकंड है बोमलट्टम। बोमलट्टम क्या होगा? ये तमिलनाडु का पारंपरिक, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद कुंधई ओडिशा की डोरी वाली कठपुतली है, ठीक है, तो 1 हो जाएगी। और कठपुतली राजस्थान। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128 128। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दस्ताना कठपुतली का एक रूप बताता है? दस्ताना कठपुतली का एक रूप है, आंसर हो जाएगा पावाकुथु। पावाकुथु केरल की पारंपरिक दस्ताना कठपुतली कला है, जिसकी शुरुआत लगभग 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसमें कथकली का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और लगभग 18वीं शताब्दी में हुई इसकी कथकली का गहरा प्रभाव देखने को मिला, जिसमें कठपुतलियों को रंगीन टोपी, पंख और चेहरे पर लाल रंग लगाकर सजाया जाता था। 129 नंबर है। पुतली के संबंध में कौन सा कथन सही है?
कठपुतली यहाँ पर होगा। ठीक है, कठपुतली का उपयोग लंबा, लंगा और मांगड़ियार अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक रूप से करते हैं। पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से 129 का क्या होगा? गलत है। पहली बात यहां से गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि लंगा मांगड़िया अपने लोक गायन और संगीत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में शाही परिवारों तथा स्थानीय संरक्षकों के प्रदर्शन के लिए करते हैं। सेकेंड बात है, कठपुतलियों की एक अनूठी विशेषता पैरों का ना होना होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, ये बात सही है। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, नृत्य कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य क्या पूछा गया? हाँ, छऊ नृत्य, उसके बारे में विचार करना है कि कौन सा सही है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं इसमें। छऊ नृत्य एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो स्थानीय मार्शल प्रथाओं और लोक प्रदर्शन कलाओं से विकसित हुई है। पहली बात 130 का स्टेटमेंट करेक्ट है। मयूरभंज शैली छऊ नृत्य में मुखौटों का उपयोग नहीं करती थी, यह नहीं किया जाता था। छऊ नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहां से तीनों करेक्ट है, डी। 131 131 है। भरतनाट्यम के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? इसकी उत्पत्ति भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में तमिलनाडु मंदिर से हुई है। पहली बात 131 है ना, इसका पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ये नृत्य शैली त्रिभंग मुद्रा के लिए जानी जाती है, जिसमें शरीर के 3 झुकाव शामिल होते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि त्रिभंगी मुद्रा जिसमें गर्दन, धड़ और घुटने 3 मोड़ होते हैं, ओडिसी नृत्य की एक विशिष्ट विशेषता होती है, ये ना कि इनमें 3 झुकाव शामिल हैं। गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर है, यक्षगान एक लोक नाटक रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 132 का क्या? 132 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, कर्नाटका। ठीक है, क्षत्रिय असम से संबंधित है। ठीक है, और वैष्णव धार्मिक प्रथा पर आधारित मठों और उसके बाद में मंच में प्रस्तुत किया जाता था। 132 का बी कर्नाटका इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप में विस्तृत चेहरे के श्रृंगार, विशिष्ट सिर परिधान और केवल पुरुषों की मंडली परंपरा के लिए जाना जाता है? कौन सा? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहां से 33 का करेक्ट आंसर आपका होगा बी, कथकली इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, नृत्य और इसका राज कौन सा है? देखते हैं 34 में। पहली बात यहां से पहली बात बोला है, देखते हैं 34 में नृत्य रूप और राज्य इसका कौन सा है? ठीक है, 34 पहली बात है तरंगमेल। तरंगमेल गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, सही है। कालबेलिया राजस्थान, ये भी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य जिसे कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें सर्प जैसी चाल जैसी वेशभूषा होती है। तीसरा है आलकाप, पश्चिम बंगाल। आलकाप जो है झारखंड की राजमहल पहाड़ी पर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, ये हो जाएगा। जाट जटिन छत्तीसगढ़, ये गलत है क्योंकि उत्तरी बिहार होगा इसमें, विशेषकर मिथिला क्षेत्र में। 1 2 3 करेक्ट है, सी। आगे क्वेश्चन आते हैं 134 नंबर हो गया। 135 क्या लिखा है? अंकिया नाट, है ना। क्या लिखा है? अंकिया नाट के संबंध में विचार करना है। से ओपेरा की शैली से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें कृष्ण के जीवन संबंधी प्रसंगों को दर्शाया जाता है। 135 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसमें कलाकार खोल और झांझ जैसी पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? सी 135 का करेक्ट आंसर है। 136 सूची 1 और सूची 2, ठीक है, लोकनाट्य नृत्य और इसके राज कौन से हैं? पहला है भवई। 136 भवई आपका हो जाएगा क्या? भवई गुजरात और राजस्थान के कच्छ के कठियावाड़ में से एक रंगमंच होगा। गुजरात राजस्थान में तो ये हो जाएगा। आगे करियाला क्या होगा? करियाला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे भांड पाथर जम्मू कश्मीर, ये संगीत नृत्य नाटक से युक्त एक लोक नृत्य शैली है। भावना आपको हो जाएगा असम माजुली द्वीप पे। करेक्ट आंसर यहाँ से 136 का क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक मार्शल आर्ट
मणिपुर में उत्पन्न हुई तथा इसमें तलवारों और भालों जैसी शैली के उपयोग शामिल है। 137 का आंसर हो जाएगा डी, थांगता, मणिपुर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। मार्शल आर्ट है जिसमें युद्ध और कौशल के साथ नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। यह शब्द स्थानीय मेइती भाषा थांग अर्थात तलवार और ता अर्थात भाला से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, गांधार कला शैली के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। देखते हैं 38 में। गांधार कला शैली जो है इस काल में मृदा और प्लास्टर का प्रयोग देखा जाता था। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड बात, मूर्तियों में स्पष्ट विशेषताओं और शारीरिक सटीकता का भाव मिलता है। सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि जो मूर्तियों का निर्माण अक्सर ग्रीको रोमन मॉडलों जैसे कि उन पर आधारित होता था, जिसमें यथार्थवादी मानव रूप, स्पष्ट विशेषताओं तथा शारीरिक सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ओनली वन करेक्ट है, आंसर ए। 139 139 प्राचीन भारत में कला शैली के संबंध में विचार करना है। अमरावती कला शैली का विकास सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों द्वारा संरक्षण में हुआ था। 39 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मथुरा शैली का कला विकास कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी इसकी। और इससे शैलीगत प्रतीकात्मकता के लिए जानते थे। विशेष रूप से हिंदू प्रतीकों में हिंदू देवताओं और आयुधों के साथ दिखाया गया था, जैसे कि शिव के लिए लिंग और मुखाग्नि के लिए दिखाया गया था। ठीक है, मथुरा कला शैली में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों में संबंधित मूर्तियां बनाई गई थी। आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से इसके सही है। करेक्ट आंसर 139 का ए करेक्ट है। 140 नंबर है 140। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में वह भिक्षु थे कौन। आंसर 140 का हो जाएगा करेक्ट। क्या बी करेक्ट है, नागसेन। ठीक है, मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईस्वी पूर्व था। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। 140 का बी। 141 नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। आंसर हो जाएगा 141 का कौन सा, शांति घोष। इसका यहाँ पे लिखा है क्या, शांति घोष लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हो, वर्ड नहीं समझ आ रहा तो शांति घोष। ठीक है, शांति घोष डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, जबकि कनकलता बरुआ, मतंगिनी हजारा और अरुणा आसाफली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, 142 142 नंबर है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी नेता कौन थे। करेक्ट आंसर 142 का हो जाएगा। ऐसे ये थी बहादुर खान, इसका सही आंसर होगा। खान बहादुर खान रोहिल्ला 1823 से 1823 में 24 फरवरी 1860 तक हाफिज खान रहमत के पोते थे। उन्होंने अपनी कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी। 143 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं का कौन यहाँ से अंतिम थी, है ना, अंतिम पूछ रहा, सबसे लास्ट में कौन सी थी, बताओ, सोचो कौन सी थी सबसे लास्ट में। आंसर हो जाएगा 140। पहले अगर पहला जो पता होगा तो भी लास्ट कर पाओगे आप, है ना, अगर पहले भी नहीं पता है तो लास्ट भी नहीं कर पाओगे यहाँ से। इसके लिए सब स्टेटमेंट जाना जरूरी है, एक तरह से क्वेश्चन कठिन है ना। आंसर क्या होगा 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोपला विद्रोह। ठीक है, 143 का ए करेक्ट है, मोपला। क्योंकि होम रूल आंदोलन 1916, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1916, 1919 खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अक्टूबर 1919, मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में 1921 में। ठीक है, इसके हिसाब से सबसे लास्ट में है। ये मत सोच लेना कि सब जितने भी विद्रोह आज तक हुए उसके हिसाब से सबसे लास्ट, नहीं, इन चार बातों के हिसाब से सबसे लास्ट मोपला होगा, ए नंबर। 144 है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल में विचार करना है और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधवराव, चार बातें हैं, कौन सा इसमें सही होगा 144 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर, एक तो सही क्रमानुसार अगर लाएंगे काल के हिसाब से तो आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 पहला, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा चौथा माधवराव 1761 से 1772, और उसके बाद क्या आएगा तीसरा नारायण राव जो कि 1772 से 1773। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है 44 का। 45 नंबर है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था। भागदूह जो था ये कौन अधिकारी था। आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर, राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, 145 का भी करेक्ट है। 146 नंबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा
आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? आंसर 146 का आंसर हो जाएगा झांसी रानी रेजिमेंट, इसका सही आंसर है। ठीक है, 147 नंबर है, प्राचीन काल में भारत में आक्रमणों के संबंध में विचार करना है, कौन सा इसका सही कालक्रम होगा? इसका सही कालक्रम है, करेक्ट आंसर 147 का बी, यूनानी, शक और कुषाण। बी करेक्ट आंसर 147 का होगा। ठीक है, 148 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते पुस्तक और इसके विषय क्या होंगे? मीरात सिकंदरी, क्या होगा? मीरात सिकंदरी, सोचो क्या होगा? ये गुजरात की विजय। ठीक है, चौथा। उसके बाद बुरान ए मासिर हो जाएगा ये बहमनी अहमदनगर का इतिहास। रियाज उल सलातीन, ये बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंसा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। करेक्ट आंसर 148 क्या होगा? 148 का क्या होगा, सोचो। ए करेक्ट है। 149, 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? करेक्ट आंसर 149 का हो जाएगा सी, युगांतर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा, खरीदादार लिखा है ना, खरीदादार क्या होगा इसमें, देखते हैं कौन था ये। आंसर हो जाएगा 50 का, ये खरीदादार है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है 150 का। तो इस टाइप से यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट 3 भी खत्म हुआ, 3 खत्म हो गए, 5 खत्म हो गए, 7 खत्म हो गए, है ना। ये सब क्या थे आपके जीएस के पेपर थे। जो बीच के गैप हो रहे हैं वो सब हमारे क्या, जैसे कि 4 नहीं हुआ है ना, 6 भी नहीं हुआ है ना, जो नहीं हुआ है वो सीसेट के पेपर हैं। वो मैं क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप कर लोगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना होगा, वहाँ पे मैं दूंगा, क्योंकि पर्सनल ही दे सकता हूँ, चैनल पे नहीं शेयर कर सकता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप मैसेज करोगे तो मैं आपको यहाँ से पेपर सीसेट का प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे अब अगला करीब 8वां नंबर पेपर, 8वां 9वां जो भी होगा वो करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें बैक में आ जाएंगे दूसरा और पहला, ऐसे करके करेंगे पूरे पेपर, लेकिन सीसेट का आपको करना होगा। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग कर रहे हैं, जो नया जा रहा है उसको पहले, और जो बाद में पुराना छूट गया उसको बाद में। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको, कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।